नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुधास एडू पॉइंट में मनीष सर के साथ। आज से शुरुआत हो रही है एक नई सफर की, एक ऐसी कंप्यूटर सीरीज जो स्पेशली बनाई गई है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे हो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कोर्ट क्लर्क, उन सभी के लिए जो कंप्यूटर से जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। सीरीज का नाम है बाइट बडी और थीम का नाम है कंप्यूटर एक नई पहचान। पहला एपिसोड लेकर आया हूँ सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कैसे बना कंप्यूटर, कौन था इसका जन्मदाता और किस तरह से बदली पूरी दुनिया की काम करने की तरीका। इस पूरी सीरीज में आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ सिंपल लैंग्वेज में। हर वीडियो होगा शॉर्ट, सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब पढ़ाई भी, समझना भी, रिवीजन भी, ऑल इन वन। तो दोस्तों, बाइट बडी के साथ शुरू कीजिए एक नई डिजिटल जर्नी की। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाओ ताकि एक भी एपिसोड मिस ना हो। बुधा पॉइंट से सीखना हुआ आसान। आज जो हम स्लिम लैपटॉप और पावरफुल स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसका सफर काफी अलग तरीके से चालू हुआ है। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज के इस सेशन में हम डिटेल्स पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ। बात कर ले अर्ली फाउंडेशन की, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस आया। तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, नाम है गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज, जिन्होंने डेवलप किया। इन्होंने 1702 में बाइनरी न्यूमरल सिस्टम दिया, किसके लिए? डिजिटल कंप्यूटिंग के लिए। उसके बाद आते हैं जोसेफ मैरी जैकवार्ड लूम ने 1801 में पंच कार्ड यूज करके पैटर्न्स को कंट्रोल किया और एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया प्रोग्रामेबल मशीन्स बनाने में। फॉर एग्जांपल, अर्ली वर्जन ऑफ डिजिटल कंपाइलर यूज्ड बाय IBM। बात करें कंप्यूटर साइंस इमर्जेंस की, तो सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स बैबेज का, जिन्होंने 1830 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। ये क्या है? एक जनरल पर्पस कंप्यूटर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट पर्सन है आडा लवलेस। इन्होंने बैबेज के साथ मिलके फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम दिया और फ्यूचर प्रिडिक्शन भी किए कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद पर्सी लुगेट आते हैं। इन्होंने अकेले ही डिजाइन किया प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर 1909 में 1909। नेक्स्ट है लियोनार्डो टोरिस क्यूवेडो। इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाया फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक और रिमोट कंट्रोल फंक्शन के साथ। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट है वैनेवर बुश। ये चालू किए रैपिड अर्थमेटिकल मशीन प्रोजेक्ट। कब? 1936 में। कैसे? IBM पंच कार्ड यूज करके और बैबेज डिजाइन को इम्प्लीमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल फाउंडेशन। थ्योरेटिकल फाउंडेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है एलान ट्यूरिंग का। एलान ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस किया ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट 1936 में और फॉर्मल फ्रेमवर्क दिया एल्गोरिथम्स के लिए और कंप्यूटेशन के लिए। उसके बाद एलानजो चर्च ने एलान ट्यूरिंग के साथ मिलके सजेशन दिया कोई भी कंपटीशन को परफॉर्म किया जा सकता है दिया हुआ समय में और दिया हुआ रिसोर्स के साथ। उससे पहले कर्ट गोडेल ने 1931 में इनकम्प्लीटनेस थ्योरी दिया और बताया क्या कमियां है फॉर्मल सिस्टम का और इन्फ्लुएंस किया कंप्यूटेशनल थ्योरी। अभी तक जितना हमने पढ़ा, आइए देख लेते हैं उस पे क्या क्या MCQs बनते हैं। पहला क्वेश्चन है विच डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। पहला ऑप्शन है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। दूसरा ऑप्शन है सोशियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। तीसरा ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। चौथा ऑप्शन है आर्ट एंड लिटरेचर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी इज सी फॉर कटप्पा। दूसरा क्वेश्चन है हु डेवलप्ड बाइनरी न्यूमरल सिस्टम दैट लेड द फाउंडेशन फॉर डिजिटल कंप्यूटिंग। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, एलान ट्यूरिंग, जोसेफ मैरी गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने। बताइए किसने किया था? ऑप्शन डी गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अर्ली मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स। पहला एनालिटिकल इंजन। दूसरा ऑप्शन है ENIAC। तीसरा ऑप्शन है जैकवार्ड्स लूम। चौथा ऑप्शन है डिफरेंस इंजन। कौन सा यूज होता था पंच कार्ड कंट्रोल और पैटर्न्स के लिए? ऑप्शन सी जैकवार्ड्स लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आडा लवलेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटेशन हिस्ट्री। बताइए कंप्यूटिंग हिस्ट्री। पहला ऑप्शन है इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। दूसरा ऑप्शन है डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है रोट द फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड चौथा ऑप्शन है बिल्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो आडा लवलेस ने पहला एल्गोरिथम दिया था कंप्यूटर हिस्ट्री में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है
5वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पर्सी लुगेट ने इंडिपेंडेंटली डिजाइन प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर? कौन से ईयर में प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वैन बुश रोल्स इन द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटिंग इन 1936? पहला ऑप्शन है बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है क्रिएटेड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है प्रपोज्ड यूजिंग IBM पंच कार्ड मशीन फॉर कंप्यूटेशन, चौथा ऑप्शन है डिजाइन द इंटरनेट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन? ट्यूरिंग मशीन का महत्व क्या है? पहला ऑप्शन, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम एंड कंपटीशन। तीसरा ऑप्शन है, इट कंट्रोल अर्ली लूम यूजिंग पंच कार्ड्स। चौथा ऑप्शन है, इट सॉल्व्स द गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम्स एंड कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who co-proposed the Church Turing thesis along with Alan Turing? एलान ट्यूरिंग के साथ किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए है जॉन वॉन न्यूमन, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी कर्ट गोडेल, ऑप्शन डी एलांजो चर्च। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कर्ट गोडेल मेजर कंट्रीब्यूशन टू द कंप्यूटेशनल थ्योरी? कर्ट गोडेल ने मेजर कंट्रीब्यूशन क्या दिया था? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ द पंच कार्ड सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम्प्लीटेड थ्योरम्स, चौथा ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए। आंसर विल बी ऑप्शन सी, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम दिया था। किसके साथ मिलके? एलान ट्यूरिंग के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कब दिया था? 1931 में। ठीक है, 1931 में दिया था, ध्यान रखिएगा। बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तो इसको टोटल 5 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट टू 5th जनरेशन। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन में पहला मेन टेक्नोलॉजी हुआ वैक्यूम ट्यूब। ये बहुत बड़े होते थे, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। ये इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग यूज होता था, जैसे कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज। ये सिर्फ कैलकुलेशन स्टोरेज पर्पस के लिए बनाया गया था और मशीन कंट्रोल के लिए, और इसके ऑपरेट करने के लिए पूरा एक रूम चाहिए होता था। और इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड होते थे डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनिएक, ईडबैक, यूनिवैक। इनिएक बनाया गया जे प्रेस्पर इकट एंड जॉन मैकल्ची के द्वारा। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं। ये आपको एग्जांपल्स हैं वैक्यूम ट्यूब्स के, आप दिख रहे होंगे, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। ये ऐसे 18,000 लगे हुए थे इनिएक में। ईडीवैक, उसके बाद आता है ईडीवैक को डिजाइन किया गया है वॉन न्यूमन ने। किसके लिए यूज होता है? स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता था। उसके बाद डेवलप किया गया यूनिवैक 1952 में, अगेन सेम पर्सन द्वारा, इकट एंड मैकल्ची द्वारा। बात करें फर्स्ट जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, पहला आता है मेन कंपोनेंट। इसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज हुआ था? मशीन लैंग्वेज। इसका मेन मेमोरी में क्या यूज हुआ था? मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या थे? पेपर, टेप एंड पंच कार्ड्स। इसका स्पीड और साइज क्या थे? इसका स्पीड वेरी स्लो था और साइज बहुत बड़ा था, रूम के इतना। और इसका कुछ एग्जांपल क्या हो गए? एग्जांपल IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, ईडीवैक एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है 1956 से 1963 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज हुआ और इसकी मेमोरी में कोर स्टोरेज का इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, बहुत तेज होते हैं और सस्ते भी हैं, और ये हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया बेल लैबोरेटरी में। ट्रांजिस्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस स्पीड जनरेशन में भरोसेमंद था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसमें CPU इंक्लूड किए गए, मेमोरी इनपुट आउटपुट इंक्लूड किए गए यूनिट्स, और ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक नींव लेने लगा। सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग इजी हो गया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल के आए। पहला है फॉर्टन 1956 में, दूसरा है एल्जोल 1958 में, तीसरा है कोबोल 1959 में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज होने लगे सेकेंड जनरेशन से। यहाँ तक क्लियर है। बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो पहला आ जाएगा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें कौन सा होगा? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होंगे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज होंगे। इसमें मेमोरी जो होगा मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप और डिस्क रहेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस
इसमें क्या होंगे, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड। और इसका पावर और साइज में क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये स्मॉलर होगा साइज में और ये बहुत कम पावर यूज करेगा फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड जनरेशन के, PDP 8, IBM 14000 सीरीज, IBM 7090, 7094, UNIVAC 1107, CDC 3600 एक्सेट्रा। चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। इसका टाइम पीरियड होगा 1964 से लेकर 1971 तक और इसमें इंटीग्रेटेड आईसीज यूज हुए हैं ट्रांजिस्टर की जगह। ये क्या है भाई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के और रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक सिंगल चिप पे। इसका स्पीड बहुत ज्यादा है और बहुत भरोसेमंद है और इफिशिएंसी है सेकेंड जनरेशन के मुकाबले। इसमें नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का और इसमें एक और चीज यूज हुआ कि इसमें मल्टीटास्किंग, एक समय पे एक से ज्यादा टास्क होने लगे। पहले सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर पाते थे सेकेंड जनरेशन में। सपोज दैट अगर हम पावर पॉइंट खोले हैं तो पावर पॉइंट ही खोलेंगे, दूसरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर हम चाहें एक्सेल चलाना तो एक्सेल नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड जनरेशन में इसके और भी छोटा साइज हो गया और इसका जो कॉस्ट हो गया वो और कम हो गया और प्रीवियस जनरेशन से सेकेंड और फर्स्ट के मुकाबले। और इसकी मेमोरी कैपेसिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था इसका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का। थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग की बात करें, इसमें हायर लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा लाइक बेसिक लैंग्वेज। इसी जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स का इमर्जेंस हुआ। बात करें हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तो पहला है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में दोनों था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों यूज होते थे। इसमें मेमोरी जो होता है लार्ज मैग्नेटिक कोर आ गया और मैग्नेटिक टेप और डिस्क यूज होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सप्रेस ज्यादा होने लगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें क्या क्या है, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, B6500 एंड UNIVAC 1108। और भी कंप्यूटर आए थर्ड जनरेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग एग्जाम्पल में लिए। फोर्थ जनरेशन की बात करें, इसका टाइम पीरियड होगा 1971 से लेके अभी तक 2025 मान सकते हैं। इसमें क्या यूज होने लगा है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये क्या है भाई, LSI क्या है, एक सिंगल चिप पे CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट मीन्स सब चीज आ गया। CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले अलग अलग हुआ करते थे। और इसका पहला एग्जांपल है इंटेल ने 1971 में डेवलप किया था इंटेल 4004, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद और डेवलप किया गया VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, इसमें रिप्लेस किया गया LSI को, ठीक है, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लगा दिए गए VLSI में। उसी से हमारा आया स्मॉलर, पावरफुल, कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर्स जो हम लोग PC अभी यूज कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में फीचर्स भर भर के आए, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, वर्चुअल मेमोरी। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स एक कंप्यूटर पे ढेर सारा प्रोसेस कर सकते हैं एक साथ। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत सारा प्रोग्राम रन कर सकते हैं एक साथ। टाइम शेयरिंग मीन्स एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर चला सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक तरह की हाइपोथेटिकल मेमोरी है, मान लेते हैं ये है भी और नहीं भी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जो ट्रीट करता है वर्चुअल मेमोरी को एज ए हार्ड ड्राइव के जैसे, और यही नहीं, इसको ऐसे बना देता है जैसे कि ये रैम का पार्ट हो और इससे कम स्पेस में, कम मेमोरी स्पेस में ज्यादा मेमोरी स्पेस वाला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसी से चालू हुआ पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का जाल, जो आजकल लगभग हर किसी के पास है। कंप्यूटर्स, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। क्या आप पांचवे जनरेशन के लिए तैयार हैं? सोच सकते हैं पांचवे जनरेशन में क्या क्या आएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पहले फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की देख लेते हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे, उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। मेमोरी में क्या यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक रैम, रोम यूज होने लगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर्स जो आजकल
डेली हम लोग के यूज में आज हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है फोर्थ जनरेशन की? पहला है IBM PC, दूसरा है स्टार 1000, एप्पल सेकंड जनरेशन, एप्पल मैकिंटोश, अल्टर 8800 एक्सेट्रा। These are the main important computers of fourth generation that we are using. Fifth generation में आज से कोई भी डेट फिक्स नहीं है, आज से और आने वाले समय में हमारे बच्चे करेंगे, बोलेंगे ये फिफ्थ जनरेशन था, उसके बाद आगे भी आएगा। तो फिफ्थ जनरेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स अभी, जैसे कि पहले टाइम पीरियड फिक्स था। फिफ्थ जनरेशन में मेन फोकस है AI पे और मशीन लर्निंग पे। AI में क्या यूज होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस चल रहा है, उसके बगल में दूसरा प्रोसेस चल रहा है, उसके समानांतर। पैरेलल इन द सेंस ये प्रोसेस है, सेम कंप्यूटर सेम प्रोसेसर से साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेस, ठीक है। और इसमें सुपर कंडक्टर्स यूज होने लगे। सुपर कंडक्टर्स जो कि कंप्यूटर को और ज्यादा तेज कर देंगे। सुपर कंडक्टर का एग्जांपल्स लाइक मैग्नीशियम डाइबोराइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन पेंटिसाइड्स एंड मेनी मोर। नेचुरल प्रोसेसिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम। अब नेचुरल प्रोसेसिंग क्या है? नेचुरल प्रोसेसिंग एक AI है जो कि मशीन को ट्रेन किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज को समझने में, उसी को बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आसान भाषा में बोले तो कंप्यूटर्स अब हमारी भाषा समझने लगे हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम बनाया गया है जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट में चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग रिलाई करता है क्वांटम कंप्यूटिंग फिनोमिना पे, जैसे कि प्रीपोजिशन एंड इंटेंगलिमेंट। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड रहेगा हमारे बिहेवियर पे। हम फिफ्थ जनरेशन में वॉइस रिकॉग्निशन, मेडिसिन, इंटरटेनमेंट एंड गेम्स के क्षेत्र में यूज होगा। ये बहुत ज्यादा फास्ट, छोटा होगा और बहुत सारे एरियाज में यूज होंगे। और AI की बात करें तो AI अभी फुली अचीव नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस में है, जो कि प्रॉमिसिंग है, कुछ न कुछ करके ये देगा। और इस फिफ्थ जनरेशन में ट्रेंड्स क्या है? मोर स्पीड, लेस साइज, लोअर कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा भरोसा। फिफ्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, पहला मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आता है बेस्ड ऑन AI। इसमें क्या यूज होता है? ULSI अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है, जिसमें कि बहुत सारा मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं। और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज होता है, जो कि दो से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर रन करते हैं टास्क एक साथ। ध्यान देने वाला बात फिफ्थ जनरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते हैं। अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, AI सब कुछ समझता है, सब कुछ पे ट्रेंड कर दिया गया। इसकी साइज क्या है? इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो जाएंगे? ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट एंड लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन के क्या हो गए? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, बहुत सारा चीज आ गया है, स्मार्ट वॉच आ गया है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। अभी तक हमने क्या क्या माइलस्टोन देखा कंप्यूटर हिस्ट्री में, आइए देखते हैं एक नजर। पहला है 1936 में ट्यूरिंग कंसेप्ट आया। दूसरा है 1943 में कोलोसस ने फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया। और 1975 माइक्रोसॉफ्ट फाइंड किया गया। 1981 में IBM PC लॉन्च हुआ। और 2007 में हमारा स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में। अभी तक का इस वर्ल्ड में ये कंप्यूटर हिस्ट्री में ये की माइलस्टोन्स हैं, आप एक नजर इस पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन वाइज इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। आइए बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की जनरेशन वाइज, कौन कौन से कंप्यूटर आए। बात करें फर्स्ट जनरेशन टाइमलाइन की तो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स की, तो पहला आता है 1941 में Z3, जो कॉर्न जूसे ने फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिकल केमिकल कंप्यूटर बनाया था। दूसरा 1944 में हार्वर्ड मार्क 1 हार्वर्ड एकिंग के द्वारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, इसके लिए वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये यूज हुआ था। नेक्स्ट है ENIAC इकर्ट एंड मकल्ची के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है EDIVAC, डिजाइन किया था जॉन बुबन ने 1946 में, ये स्टोर करता है सिर्फ प्रोग्राम कंसेप्ट को। नेक्स्ट है 1951 में UNIVAC अगेन इकर्ट एंड मकल्ची के द्वारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था। बात करें हम ENIAC की तो ENIAC
का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और उसका फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो कि कंप्लीट हुआ था 1945 में। ये पूरा ट्यूरिंग कंप्लीट था। इससे बड़े से बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते थे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये डिजाइन किया गया था जॉन मैकेंजी एंड जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा। किसके लिए? टू कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स के लिए। और ये किस लैबोरेटरी में ये हुआ था रिसर्च? किसके लिए यूज हुआ था? ये यूएस आर्मी के लिए, ठीक है, रिसर्च लैबोरेटरी में यूज हुआ था। इसका पहला प्रोग्राम फिजिबिलिटी ऑफ थर्मो न्यूक्लियर वेपन का था। इसका पहला प्रोग्राम यूज में आया था थर्मो न्यूक्लियर वेपन को स्टडी करने के लिए। इनियक को प्रैक्टिकली 10 दिसंबर 1945 को यूज में लाया गया। इनियक को डेडिकेट किया गया 15 फरवरी 1946 को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आज के डेट में अराउंड 6.9 मिलियन आया था और इसका नाम दिया गया था गेंट ब्रायन प्रेस के द्वारा। ये 1000 गुना तेज था इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से। इसको यूएस आर्मी ने एक्सेप्ट किया था जुलाई 1946 में ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के द्वारा, और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रूविंग ग्राउंड में 1947 में, जहां पे इनियक 1955 तक ऑपरेट हुआ। 1948 मैनचेस्टर बेबी पहला कंप्यूटर था जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक करता था। बट इनियक में क्या था? मैनुअल स्विचिंग था। इनियक में मैनुअल स्विचिंग था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसका टाइम पीरियड आपको फिर से बता देते हैं, 1956 से 1963 तक होता है। और पहला कंप्यूटर इसमें IBM 701 आया। इन्होंने कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर था, कुछ इस तरह का दिखता है। और 1954 में IBM 650 आया। ये बहुत ज्यादा में प्रोड्यूस किया गया था और इसमें मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी का यूज हुआ था। 1956 में TX0 MIT लिंकन लैब में फर्स्ट जनरल पर्पस ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर यूज हुआ था। नेक्स्ट कंप्यूटर है 1959 में IBM आया 1401 वर्जन, और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने लगा बिजनेस एप्लीकेशन में। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की बात करें 1964 से 1971 तक है। इसमें 1965 में पहला DEC PDP डिजिटल इक्विपमेंट था जो कि सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर था, कुछ इस तरह का दिखता था। तो ये 69 में डाटा जनरल नोवा किसके द्वारा? एडिसन डे कैस्ट्रो के द्वारा लो कॉस्ट मिनी कंप्यूटर बनाया गया। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है इसका मेमोरी। ऐसा कुछ मेमोरी यूज होता था। उसके बाद इंटेल ने 1970 में फर्स्ट कमर्शियल DRAM चिप दिया। DRAM क्या होता है? DRAM का फुल फॉर्म बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम लोग। DRAM का कमेंट में फुल फॉर्म बताइए। बात करें फोर्थ जनरेशन की, इसका टाइम पीरियड है 1971 से लेकर प्रेजेंट तक। पहला कंप्यूटर है 1971 में इंटेल 4004 आया। इसको बनाया फ्लैगिंग हॉफ और मेजर ने। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। 1976 में एप्पल 1 आया। ये कुछ ऐसा दिखता था एप्पल 1, और इसको ओजेनेक एंड जॉब्स ने बनाया। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। उसके बाद 1981 में IBM PC बना जो कि एक प्लेटफॉर्म पे बना। 1984 में एप्पल मैकिंटोश आया जो कि फर्स्ट मास मार्केट GUI बेस्ड PC था। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे GUI को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में डिटेल्स में। नेक्स्ट है 1998 में iMac आया, ठीक है, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, कुछ ऐसा दिखता था। उसके बाद 2010 में स्टीव जॉब्स ने iPad लॉन्च किया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। और उसके बाद 2014 में रास्पबेरी पाई आया, ठीक है, जो कि बहुत छोटा में अफोर्डेबल कंप्यूटर होता है। आप अगर कंप्यूटर बनाना चाहें तो आप 5 से 6 हज़ार तक बना सकते हैं रास्पबेरी पाई के मदद से। बात करें फिफ्थ जनरेशन की, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आएंगे? पहला आया IBM 2008 में जो कि रोड रनर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। 2012 में IBM सिक्योवा दिया जो कि एडवांस सिमुलेशन पे बेस्ड है और AI रिसर्च में माहिर है, कुछ ऐसा दिखता है। ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स देख लीजिए आप लोग कैसे दिखते हैं। 2015 में फिर माइक्रोमोट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से एक स्मॉलेस्ट कंप्यूटर बना, उसको बोलते हैं IoT। अभी तक हम लोग जितना पढ़ा, आइए देख लेते हैं MCQs क्या क्या बनेंगे इस पे।
इम्पोर्टेंट MCQs और कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बने रहिए इस सेशन में, देखते रहिए बुधा एडू पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स आर कैटेगराइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, सर्कुलेटरी एंड डिले लाइन, रोटेटिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन, थर्ड ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन, फिफ्थ ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन। पॉज कर लीजिए वीडियो और इसका आंसर बताइए कमेंट में। क्या होगा आंसर? फर्स्ट जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ही क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ GUI? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फोर्थ, चौथा ऑप्शन है फिफ्थ। विच आंसर विल बी करेक्ट? आंसर सी, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा बना था पहला कंप्यूटर? पढ़े थे हम लोग टाइमलाइन में, बताइए कमेंट में। पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज रफली, बताइए पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए 1940 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1963, 1964 से 1971, 1971 से प्रेजेंट। Which answer will be correct? Option B. Next question है, why did the shift from vacuum tubes to transistor improve the computer performance? vacuum tube से ट्रांजिस्टर में आया तो क्यों इम्प्रूव कर गया कंप्यूटर का परफॉर्मेंस? ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर वे बिगर एंड स्लोअर, ट्रांजिस्टर रिड्यूस द पावर कंजप्शन एंड इंक्रीज द रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर हैड नो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, ट्रांजिस्टर हैज इंक्रीज द साइज ऑफ कंप्यूटर। So, which option will be correct? ट्रांजिस्टर क्या किया था? ट्रांजिस्टर पावर को कम कर दिया था और भरोसा बढ़ा दिया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है, सपोज ए कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड यूजेस नैनो टेक्नोलॉजी, विच जनरेशन डज दिस सजेस्ट? बताइए। बहुत ही छोटा और कहीं भी ले जा सकते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटा से छोटा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था इसमें। तो बताइए कौन सा जनरेशन होगा? ऑप्शन सी, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जनरेशन एंड इन्वेंशन? कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन ट्रांजिस्टर। कौन सा ऑप्शन गलत है? कमेंट में आंसर बताइए। अभी हम लोग ने पढ़ा थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन देखा इस पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ जनरेशन में क्या थे? माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। जी सर, ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज हुए थे? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैच करने हैं, जनरेशन दिया हुआ है और उसके फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये आप लोग कर पाएंगे? चलिए इसका आंसर कमेंट पे दीजिए आप, मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही है, इसमें भी मैच करना है, जनरेशन दिए हुए हैं और टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है, आपको फीचर्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी पूछ सकता है। तो दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ? अर्ली टाइम पीरियड में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आया, मिड टाइम पीरियड में फॉर्टन, कोबोल, बेसिक आया, मॉडर्न में C++, जावा, पाइथन आया, और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं ईजियर हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट की तो 1883 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया और आडा लवलेस ने फर्स्ट एल्गोरिथम लिखा, और यहीं से हमारा कंसेप्ट आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। नेक्स्ट है हमारा असेंबली लैंग्वेजेस जो 1949 में आया। ये रिप्रेजेंट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन यूजिंग ह्यूमन रीडेबल निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज काम करता है ब्रिज की तरह हाई लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज के बीच में। असेंबली लैंग्वेज से हम लोग कंप्यूटर्स हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज से हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं सीपीयू और मेमोरी को। एग्जांपल्स ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शन हुआ मूविंग ऑफ वन डाटा टू one location to another location, add and subtract, addition and subtraction of two operands, jump यूज होता है
जंप करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे। कॉल, एक फंक्शन के लिए कॉल यूज होता है एक फंक्शन को कॉल करने के लिए। इन शॉर्ट बात करें, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन है और स्टिल ये यूज होता है रियल टाइम सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि फ्लाई बाई अवेयर मेडिकल इक्विपमेंट्स में, और एक कंप्यूटर वायरस बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है ऑटो कोड, 1952 में आया, डेवलप किया गया एलिक जेनिक के द्वारा। ऑटो कोड पहला कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ऑटो कोड बेस देता है कोबोल और फोर्टन के लिए। ऑटो कोड सिंप्लीफाई कर देता है ह्यूमन इंटरेक्शन विद कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट लैंग्वेज है फोर्टन। फोर्टन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है 3rd जनरेशन की और इसमें यूज करता है मोर ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन का एज कम्पेयर टू ऑटो कोड। फोर्टन को 1957 में बनाया गया आईबीएम और जॉन बैक्स के द्वारा। फोर्टन एक साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज है। फोर्टन को यूज किया गया था नासा वॉयेजर प्रोब्स प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा आल्जोल, जो 1958 में आया। आल्जोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप किया गया 1958 में। आल्जोल से पास्कल, C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकले। आल्जोल पहला कंप्यूटर है जिसने इंट्रोड्यूस किया कोड ब्लॉक्स लाइक बिगिन और एंड का। आल्जोल ने नेस्टेड फंक्शन भी दिया और लेक्सिकल स्कोप के बारे में भी बताया और यूज किया। आल्जोल फोकस करता है सिर्फ प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटेशनल लॉजिक पे। आल्जोल का लिमिटेशन है इसमें बिल्ट इन इनपुट स्टेटमेंट नहीं थे। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा कोबोल, जो 1959 में आया। इसको कोर्टसिल ने बनाया। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और लगभग 80% ग्लोबल बिजनेस का सॉफ्टवेयर 1957 में कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता था। कोबोल प्रोग्रामिंग यूज किया गया था आईरेस के द्वारा फॉर पैंडेमिक रिलेटेड एड। आईरेस एक इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है अमेरिका का। इसको जॉन किमनी ने और थॉमस कॉट्स ने बनाया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको इसलिए बनाया गया ताकि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट इसको एक्सेस कर पाए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए ये इको फ्रेंडली है। इसका एग्जाम्पल है विजुअल बेसिक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में यूज हुआ था 1991 में। गेट्स और एलन ने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से माइक्रो कंप्यूटर के लिए कोड लिखा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा सी लैंग्वेज। इसको बनाया गया डेनिस रिची के द्वारा 1970 में। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इसको प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो वाइडली यूज हुआ क्योंकि इसका एफिशिएंसी और लो लेवल एक्सेस टू कंप्यूटर हार्डवेयर के चलते। सी लैंग्वेज ने रिप्लेस किया असेंबली लैंग्वेज को, जो कि यूज होता था ओएस प्रोग्रामिंग में। और सी लैंग्वेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होने लगा। यूनिक्स और लिनक्स सी लैंग्वेज से ही बना है। सी लैंग्वेज यूज होने लगा एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर डिजाइनर में। सी लैंग्वेज बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेज के पेरेंट है लाइक C++, जावा, पाइथन एंड मेनी मोर। सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है उप्स प्रोग्रामिंग को और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में मैनुअल मेमोरी किया जाता है, जिसमें मेमोरी लीक हो जाते हैं। इन शॉर्ट बात करें फ्लो ऑफ इवोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, 1883 से लेकर 1970 तक। पहला 1883 में मशीन लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज 1949 में आया। ऑटो कोड 1952 में आया। फोर्टन 1957 में आया और आल्जोल 1958 में आया। कोबोल 1959 में आया। बेसिक 1963 में आया और सी लैंग्वेज 1970 में आया। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टी के फॉर्म में देखें तो ये दो पार्ट में बांटा गया है। पहले लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन सा आ जाएंगे? फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल की बात करें तो इसमें 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। 3rd जनरेशन में C++, जावा, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए। 4th जनरेशन में GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया लाइक SQL। 5th जनरेशन में पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोलॉन्ग। 5th जनरेशन में पहला
पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोलॉग। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन सोसाइटी। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे जब से इन्वॉल्व हुआ। कुछ हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए कंप्यूटर के, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आए। पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन ईजी हो गया, जिसमें हम लोग ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी कोने से। और एजुकेशन जो हो गया ऑनलाइन हो गया, और बहुत सारे लर्निंग टूल्स आ गए, इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स आ गए। कंप्यूटर से आने से एजुकेशन सिस्टम और भी मजबूत हो गया। और हेल्थ केयर में बहुत सारे एडवांसेस आए, और इसमें जैसे MRI और CT स्कैन होने लगा। बात करें इंटरटेनमेंट की तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक, बात करें इंटरनेट। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट में बहुत सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गए, लाइक वीडियो गेम्स, VR AI एक्सपीरियंस, लाइक वर्चुअल रियलिटी और एगमेंट रियलिटी। दिस इज द फुल फॉर्म। कंप्यूटर्स के आने के चलते हमारे समाज पे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़े। पहला है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग। क्या करता है ये, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, हेल्थ पे असर डालता है और हमारे काम करने की क्षमता में कमी लाता है। दूसरा है प्रिवासी, इसमें हमारा डाटा लीक होने का खर्चा रहता है और डाटा चोरी होने का खतरा रहता है। कब मोबाइल हमारा हैक हो जाए, कंप्यूटर हैक हो जाए। हैकिंग पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कंप्यूटर के आने के चलते बहुत सारे ऑटोमेशन हुए, उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट आ गया हमारे वर्ल्ड में। और लास्ट है सोशल आइसोलेशन। लोग क्या हो गए, एक घर में पैक हो गए और फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होने लगा पीपल के साथ, और उससे क्या हो गया, अकेलापन बढ़ गया। उसके चलते तनाव आने लगा लोगों में, बहुत सारे टाइप के डिप्रेशन आने लगे। तो इसको कंक्लूड करें तो कंप्यूटर ने बहुतों की लाइफ बनाया, बट ये एडिक्शन, डाटा चोरी और जॉब डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसको कंप्यूटर को ध्यान से यूज करना है। विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फॉर्टन, ऑप्शन डी पास्कल। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइए फोर्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ? अभी हमने देखा SQL is the correct answer. Next question है which language was primarily developed for business data processing? पहला ऑप्शन है Fortran, दूसरा ऑप्शन है बेसिक, तीसरा ऑप्शन है कोबोल, चौथा ऑप्शन है लिप्स। बताइए कौन सा आंसर होगा? कोबोल। इसका क्या होता है डिफिनीशन? कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लॉजिक। अर्ली 1997 में लगभग 80% से एबव सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कोबोल का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू द ट्रांजिस्टर इम्प्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस? पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स वेर बिगर एंड स्लोअर, ट्रांजिस्टर्स रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन एंड इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स हैड नो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, ट्रांजिस्टर इंक्रीज द साइज ऑफ कंप्यूटर्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर क्या किया था? पावर को रिड्यूस किया था और भरोसे को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ए कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली कम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड यूजेस अ नैनो टेक्नोलॉजी, विच जनरेशन डज दिस सजेस्ट? ये कौन सा जनरेशन सजेस्ट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन, तीसरा है पॉसिबली फ्यूचर एडवांस फिफ्थ, चौथा है ऑप्शन थर्ड जनरेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पॉसिबली फ्यूचर और एडवांस फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमारा नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, अभी तक यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप फॉर स्पेशली फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया? ऑप्शन है बेसिक, फॉर्टन, C++, लिप्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, फॉर्टन को यूज किया गया था साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर टास्क्ड विथ ऑप्टिमाइजिंग ए लार्ज साइंटिफिक कंप्यूटिंग सिमुलेशन, which of the following language would you choose? First option is Python, second option is Fortran, third option is COBOL, fourth option is assembly. Which option will be correct? Option B, again Fortran. Still ये अभी भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement best explain why assembly language is considered more powerful than high level language like
सी और जावा। क्यों असेंबली लैंग्वेज को अभी भी कंसीडर किया जाता है? इसका ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज अलाउ जनरेशन एब्स्ट्रैक्शन, असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू लर्न, असेंबली लैंग्वेज इज फास्टर फॉर डिबगिंग। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है। असेंबली लैंग्वेज ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायरेक्ट कंट्रोल करता है सीपीयू और हार्डवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम वाज डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी एंड जावा बट द सिस्टम इज टू स्लो टू प्रोसेस रियल टाइम डाटा। व्हाट कुड बी द लाइकली कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कंसिडरिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज सिंटैक्स वाज टू कॉम्प्लेक्स, प्रोग्राम लैक्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, high level language may not be efficient as low language for real time tasks, programming language used did not have proper error handling. Which option will be correct? ऑप्शन सी। ये क्यों है? थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन मॉडर्न लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड फॉर वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, व्हिच फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू दिस लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज? पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑप्शन है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर इंटरफेस, चौथा ऑप्शन है असेंबली लाइक ऑपरेशन। व्हिच ऑप्शन विल बी मोस्ट यूज्ड? दैट इज ऑप्शन ए, ओप्स कंसेप्ट इज यूज्ड मोर। उस कंसेप्ट का ज्यादा यूज हुआ था और हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट दैट नीड्स फास्ट एग्जीक्यूशन एंड सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, व्हिच लैंग्वेज विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट? ऑप्शन ए इज जावा, ऑप्शन बी इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज एसक्यूएल, ऑप्शन डी इज पीएचपी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज। क्यों? पढ़ चुके हैं अभी और इस पे 2-3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग introduced in a language like C++, Java impact the evolution of software development? Option A, it introduced more complex memory management techniques. Option B, it emphasizes on structured programming over functional programming. Option C, it allowed for better code reuse, easier maintenance and modeling of real world entities. Option D, it was the first approach to work with artificial intelligence. Which option will be correct? Option C, क्या यूज करता है ये? कोड को रीयूज और इजियर मेंटेनेंस होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंडिया हैड रिसीव्ड एक्सेस टू कैरी सुपर कंप्यूटर्स इन 1980s, which of the following development might not be occurred as did? ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सीडेक, ऑप्शन बी लॉन्च ऑफ पाराम 8000, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस एचपीसी टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता इंडिया पे तो इंडिया कभी सुपर कंप्यूटर बना नहीं पाता। बात करें फर्स्ट परम सुपर कंप्यूटर की तो इसका नाम परम 8000 है। ये 1991 में लॉन्च किया गया था। इसको कहाँ किसने बनाया था? सीडेक ने। सीडेक कहाँ लोकेटेड है? पुणे में। और इसका परफॉर्मेंस थियोरेटिकली 1 GFLOPS था। परम 8000 के बाद बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए गए और परम 8000 को बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया लाइक रसिया, मैक्सिको। बात करें लेटेस्ट परम सुपर कंप्यूटर की तो उसका नाम है परम AI रावत। उसको लॉन्च किया गया 2023 में सेम सीडेक के द्वारा। किस मिशन के तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ये किसके लिए बनाया गया है? AI वर्कलोड के लिए। और इसका परफॉर्मेंस क्या है? 13 GFLOPS। और ये कितने तक एक्सपैंड कर सकता है? 1000 AI LOPS के इतना। इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया का रैंकिंग है 136। परम की रैंकिंग है, परम AI रावत का रैंकिंग है 75। 75 रैंकिंग है वर्ल्ड में परम AI रावत की। मेन इसके पीछे किसका हाथ था? डॉक्टर विजय वादकर की। How do you see the future of computers? We have some great examples of Dr. Homi Bhabha, we have Vikram Sarabhai. In their inspiration, we can definitely develop our own supercomputer. परम को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये चीफ डिजाइनर ऑफ परम सीरीज के रह चुके हैं और ये डायरेक्टर ऑफ सीडेक
के भी रह चुके हैं और इनको इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया और इनको इन कंट्रीब्यूशन से पहचान मिली और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, लाइक पद्म भूषण, पद्म श्री। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया था इंडिया में? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है टी-रैक, ऑप्शन सी है HEC2M, ऑप्शन डी है परम। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सिद्धार्थ फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था और परम सुपर कंप्यूटर है और HEC2M को इंपोर्ट किया गया था इंडिया में। HEC2M ब्रिटिश मेड कंप्यूटर है। ऑप्शन बी। टी-रैक की बात करें तो टी-रैक का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको ये डेवलप हुआ था इंडिया में T4 के द्वारा, जो कि मुंबई में लोकेटेड है और इसको कंप्लीट किया गया था 1960 में। टी-रैक को डिजाइन किया था डॉक्टर आर नरसिम्हन ने। डॉक्टर आर नरसिम्हन किसके गाइडेंस में? डॉक्टर होमी भाभा के गाइडेंस में। टी-रैक पहला डिजिटल कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और बाद में ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक कोर मेमोरी के साथ यूज किया गया था। क्रिस पिने ने कहा था, प्रोग्रामिंग इजंट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू फिगर आउट। प्रोग्रामिंग में आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या उसमें से ढूंढते हैं वो महत्वपूर्ण। आज के इस सेशन में हमने एक जबरदस्त जर्नी कंप्लीट की। हमने जाना प्री हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जब कैलकुलेशन मशीन की स्टार्ट हुई थी, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटर एडवांस होते गए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन। इसके अलावा हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए और कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताएं कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पहुंचाइए वीडियो उन दोस्तों के पास जो कंप्यूटर सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।